नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे चौथा इशू भी इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन गैम्बलिंग को रेगुलेट करने से संबंधित। इसे हम कल डिस्कस करेंगे सैटरडे को। 3 इश्यूज कौन कौन से आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री की। आज देखो, शास्त्री जी की और गांधी जी की दोनों की बर्थ एनिवर्सरी है, तो दोनों से संबंधित आर्टिकल आया है, दोनों को डिस्कस करेंगे। गांधी जी से संबंधित जो आइडिया है, इसमें गांधी जी का आइडियाज़ को काफ़ी कॉम्प्लेक्स करके बताया गया है। हम एक पुराना आर्टिकल भी रिवाइज करेंगे जिससे आप गांधी जी के आइडियाज़ को समझ सकोगे और गांधी जी के आइडियाज़ की आज के समय में रेलेवेंस भी समझ सकोगे। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया में अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया है, क्यों और क्या ऐसा होना चाहिए था, वो सब एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लाल बहादुर शास्त्री के बारे में है। आज लाल बहादुर शास्त्री की बर्थ एनिवर्सरी है। गांधी जी की और शास्त्री जी की बर्थ एनिवर्सरी एक ही दिन होती है, 2 अक्टूबर। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 1904 में। आप जीएस पेपर 1 के इन टॉपिक्स के साथ आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इन सब क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जो बर्थडे है वो एक ही दिन है। 2 साल तक प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से लेकर 1966 के बीच। जिस प्रोविंस से नेहरू आते हैं उसी प्रोविंस से आते हैं शास्त्री जी। वैसे देखो, शास्त्री जी से पहले नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे काफ़ी सालों तक, और शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही काफ़ी सालों तक। तो इन दोनों प्रधानमंत्रियों का जो कार्यकाल था वो लंबा था। इस वजह से शास्त्री जी का 2 साल का जो कार्यकाल था वो ओवरशैडोड हो गया। ओवरशैडो का मतलब ये है कि इनके छोटे कार्यकाल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया मीडिया के द्वारा और एक्सपर्ट्स के द्वारा। शास्त्री जी ने अपने कार्यकाल के दौरान इश्यूज़ को कैसे टैकल किया, उन्होंने किन किन समस्याओं का समाधान किया, क्या चेंजेस वो लेके आए प्रशासन में, इन सब चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है मीडिया के द्वारा। अगर ब्रीफ में शास्त्री जी के बारे में हम डिस्कस करें, देखो, सेकुलर का मतलब होता है शास्त्री, मतलब लाल बहादुर शास्त्री में ये शास्त्री जो नाम है इसका मतलब है सेकुलर। ये बैचलर डिग्री अवार्ड दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को विद्यापीठ के द्वारा। आज़ादी से पहले वो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी के मेंबर बने। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। उसके बाद उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए काम स्टार्ट किया और वो प्रेसिडेंट बने इस सोसाइटी के। महात्मा गांधी से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस थे लाल बहादुर शास्त्री, और उनसे इन्फ्लुएंस होके लाल बहादुर शास्त्री ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ज्वाइन किया 1920s में। शास्त्री जी ने हिस्सा लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, सोल्ट सत्याग्रह में, इंडिविजुअल सत्याग्रह में और भारत छोड़ो आंदोलन में। आज़ादी के बाद नेहरू की कैबिनेट में शामिल हुए शास्त्री। वो रेलवे मिनिस्टर बने 1951 से लेकर 1956 के बीच, और उसके बाद होम मिनिस्टर भी बने कुछ समय के लिए। 9 जून 1964 को नेहरू की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्राइम मिनिस्टर बने। इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है, आखिरकार क्यों ये कहा जाता है कि नेहरू की डेथ के बाद शास्त्री सबसे सूटेबल लीडर थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। देखो, वो जनता के प्रति अपनी अकाउंटेबिलिटी समझते थे। 2 बार ऐसा हुआ कि रेलवे एक्सीडेंट्स के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखो, आज के समय में कौन इस्तीफा देता है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए? बहुत कम लीडर्स ऐसे हैं जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। तो ये आप एज ए एग्जाम्पल भी इस्तेमाल कर सकते हो एथिक्स में। उसके बाद देखो, 1963 में 6 कांग्रेस के लीडर्स ऐसे थे जिनको कहा गया था कि आप अपनी कैबिनेट की पोस्ट से त्यागपत्र दे दीजिए क्योंकि आपको पार्टी के लिए काम करना है। उनमें से एक थे शास्त्री जी। ऐसा डिसाइड किया गया था कामराज प्लान के तहत। खैर, ये पॉलिटिक्स की बात है। नेहरू की डेथ के बाद जब नेहरू का सक्सेसर चुनने की बारी आई थी तो सर्वसहमति बनी शास्त्री जी के नाम पर। उस समय देखो, एक पोल भी कंडक्ट किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के द्वारा इस
पोल में ऑलमोस्ट हाफ जो वोट्स मिले वो लाल बहादुर शास्त्री को मिले। इसके बाद देखो आर्टिकल में ये कहा जाता है जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उस समय काफ़ी सारे फ्रंट्स पर वो चेंज लेके आए, और शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने थे वो काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना भी कर रहे थे। पहले चैलेंजेस की बात करते हैं। ये देखो, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय लैंग्वेज संबंधित वायलेंस हो रहा था तमिलनाडु में, हिंदी का विरोध हो रहा था, उड़ीसा में यूथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, केरला में प्रेसिडेंट रूल वापस आ चुका था, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी, पंजाब में पंजाबी सूबे की जो मांग थी वो जोर पकड़ रही थी, और कश्मीर में भी इंस्टेबिलिटी थी। इसके साथ साथ इंडिया में फूड सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम थी। ये तो देखो सिर्फ हमने नेशनल लेवल पे चैलेंजेस की बात की, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए जा रहे थे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। नॉन अलाइंड मूवमेंट जो थी वो फीकी पड़ चुकी थी। देखो हुआ क्या था, इंडिया वैसे नैम का लीडर था, बट 1962 के वार में नैम कंट्रीज़ ने इंडिया का साथ नहीं दिया, तो इंडिया को इससे काफ़ी धक्का पहुंचा था। 1964 के आसपास चाइना ने न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली थी, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल कर लिया था। सोवियत लीडरशिप में भी बदलाव आया था। इसका फ़र्क देखो इसलिए पड़ता है क्योंकि इंडिया के यूएसएसआर के साथ रिलेशंस अच्छे थे, तो नए लीडर का आना यूएसएसआर में मतलब फिर से रिलेशनशिप को रिवाइव करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इनकी इक्वेशन काफ़ी अच्छी थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो अब इन्होंने जो इस्तीफा दिया है जापान के प्रधानमंत्री पद से, तो लीडर्स के द्वारा कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है, ये इंडिया के लिए बड़ा लॉस है, क्योंकि शिंजो आबे इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस के पक्षधर थे। क्या उतने ही अगले प्रधानमंत्री होंगे, इस बात पर क्वेश्चन उठता है। उसी प्रकार से जब लीडरशिप में चेंज होता है ना, तो फिर से वैसा ही ट्रस्ट कायम करना उसमें थोड़ा समय लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान में भी नए लीडर आए थे, अयूब खान। इवन वियतनाम के मुद्दे पर इंडिया पे प्रेशर बढ़ रहा था कि वियतनाम के मुद्दे पर इंडिया यूएसए का साथ दे। इन सब चैलेंजेस के होने के बावजूद लाल बहादुर शास्त्री ने शुरुआत में फोकस किया नेबरहुड पर। श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटीज़ को उनके अधिकारों से जो वंचित किया जा रहा था, सिटीजनशिप राइट्स से, तो इस पर फोकस किया गया लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो पता लगता है कि उन्होंने नेबरहुड को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। और बाकी चैलेंजेस को कैसे टैकल किया गया लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, क्योंकि जैसा आपको पता है 1965 में वार भी हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। देखो शुरुआत में शास्त्री जी ने जो रण ऑफ कच्छ में डिस्प्यूट है, सर क्रीक का डिस्प्यूट, उस डिस्प्यूट को मीडिएशन की सहायता से सोल्व करने की कोशिश की। यूके ने मीडिएशन करवाया और फैसला मेजरली इंडिया के ही हक में आया है। बट इसके बावजूद जब पाकिस्तान ने युद्ध डिक्लेयर कर दिया इंडिया के अगेंस्ट, तो फिर लाल बहादुर शास्त्री, वैसे देखो कद काठी में लाल बहादुर शास्त्री काफ़ी छोटे थे, लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने सेकेंड फ्रंट खोलने के लिए मिलिट्री को अनुमति दे दी, और उनके कुछ ऐसे डिसीजंस थे जिसकी वजह से हमारी मिलिट्री अच्छे ढंग से वार लड़ सकी पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान को लगता यूँ था कि अभी भी इंडिया चाइना से युद्ध हारा है तो हम भी इंडिया को हरा देंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया, और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनमें से एक है डिसाइसिव लीडरशिप लाल बहादुर शास्त्री की। जब देखो पाकिस्तान के साथ वार ख़त्म हुआ तो उस समय काफ़ी सारे दूसरे देश कोशिश कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस इस्टाब्लिश की जाए, तो यूएसएसआर ने भी ऑफर दिया मीडिएशन का। इंडिया ने उस ऑफर को स्वीकार कर लिया। काफ़ी सारी पाकिस्तान की ज़मीन हमारे पास थी, हमने पाकिस्तान का काफ़ी एरिया कैप्चर कर लिया था, लेकिन यूएसएसआर गए इंडिया के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के लीडर अयूब खान, वहाँ पर ताशकंद में समझौता हुआ दोनों देशों के बीच, और इंडिया ने जो ज़मीन कैप्चर की थी वो पाकिस्तान को लौटा दी, यानी स्टेटस को रिस्टोर किया गया।
बट बाद में काफ़ी दुखद खबर सामने आई कि ताशकंद में ही इस समझौते के साइन करने के बाद शास्त्री जी की डेथ हो गई। इसके बाद पॉइंट आता है लाल बहादुर शास्त्री के टेन्योर की हाइलाइट्स क्या हैं। इससे पहले भी हमें एक एस्पेक्ट डिस्कस करना था, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने टेन्योर के दौरान किन फ्रंट्स पे काम किया, किन फ्रंट्स पे चेंज आया। देखो, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो फूड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी हमारे देश में, फूड सिक्योरिटी संबंधित क्राइसिस आ गए थे। तो FCI का निर्माण किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव पड़ी। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। वो नारा काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, किसानों की भी उतनी ही इज्जत हुई और उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया। आज हालात ये हैं, हम फूड सिक्योरिटी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हैं, बल्कि एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है फूड ग्रेन्स का हमारे देश से। तो नींव रखी गई थी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। देखो, लाल बहादुर शास्त्री से पहले नेहरू जो प्रधानमंत्री थे तो वो कैरिस्मेटिक लीडर थे। उसके बाद इंदिरा गांधी भी कैरिस्मेटिक लीडर थी, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। बट शास्त्री ने अपने कार्यकाल के दौरान पर्सनैलिटी पर फोकस ना करके इंस्टीट्यूशंस पे फोकस किया, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्री पर पहले ज़्यादा फोकस हुआ करता था, एग्रीकल्चर पर फोकस किया लाल बहादुर शास्त्री ने। ए मूव फ्रॉम कमांड टू इकोनॉमी, इसका मतलब पता नहीं क्या है। देखो, कमांड इकोनॉमी का मतलब तो ये होता है जब स्टेट का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है इकोनॉमी में। इसका उल्टा आप कह सकते हो मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें मार्केट डोमिनेट करती है, सरकार का इंटरफेरेंस कम होता है। तो क्या राइटर ये बोलना चाहते हैं, शास्त्री जी ने शुरुआत कर दी थी इंडिया की इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी तक ले जाने की दिशा में। बाद में तो जैसा आपको पता है 1991 में हमारे देश में LPG रिफॉर्म्स आए और इंडिया मार्केट इकोनॉमी बन गया। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो जिस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई, डेथ से संबंधित जो कंस्पिरेसी थ्योरी थी उनको ज़्यादा तवज्जो मिली। बट होना ये चाहिए था कि लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के जो लेसन्स हैं उन पर फोकस किया जाता। जैसे देखो, उन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यंग एज से ही वो पेट्रियोटिक थे, सिंपल लिविंग में, साधारण लिविंग में वो विश्वास रखते थे, कंपैशनेट फॉरवर्ड थिंकिंग लीडर थे, ऑनेस्टी हमेशा उनकी बेस्ट पॉलिसी थी। ये उनके कुछ लाइफ लेसन्स हैं जिन पर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए थी बट ज़्यादा चर्चा हुई उनकी डेथ से संबंधित कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में। कंक्लूजन में ये कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही हम्बल लीडर थे, प्रोविंस पॉलिटिक्स से निकल के आए नेशनल पॉलिटिक्स में, और उनका विश्वास था लोगों में, संविधान में, रिप्रेजेंटेशन में। लाल बहादुर शास्त्री हमेशा मोडेस्ट रहे, पर्सनल प्रोबिटी में भी और पॉलिसी मेकिंग में भी, क्योंकि बहुत से लीडर देखो ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पद का गरूर हो जाता है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री अपने पद में इतने ज़्यादा इंडल्ज नहीं हुए, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा हम्बल थे। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के द्वारा इंडिया में अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड करने से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इन सब क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे इस आर्टिकल में। सबसे पहले बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या। ये देखो, इंटरनेशनल NGO है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था लंदन UK में 1961 में। काम क्या है एमनेस्टी इंटरनेशनल का? देखो, वर्ल्ड में विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स के द्वारा या फिर दूसरी एंटिटीज़ के द्वारा अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाता है, जो कि दिए हुए हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, तो उसको हाईलाइट किया जाता है, उसको पब्लिसाइज किया जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा। खास करके सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑफ कंसाइंस एंड राइट्स अगेंस्ट टॉर्चर के बारे में। अगर किसी भी देश की सरकार के द्वारा ये राइट्स वायलेशन होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है इस चीज़ को एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा। 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल प्राइज़ फॉर पीस भी मिल चुका है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, ये ब्रांच है एमनेस्टी इंटरनेशनल की, कहाँ पर? बेंगलोर में सिचुएटेड है ये ब्रांच। अभी हाल ही में क्या हुआ,
सरकार ने खाते सीज कर दिए, मतलब जो बैंक अकाउंट्स थे एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के, उनको फ्रीज कर दिया। तो इस वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया पैसे नहीं निकलवा पा रहा था अपने बैंक अकाउंट से, और विभिन्न एजेंसीज के द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की ज़्यादा छानबीन की जाने लगी, मतलब स्क्रूटिनाइजेशन ज़्यादा होने लगा एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का। इस वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने इंडिया में अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया। तो इसके जवाब में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म का इम्पोर्टेंट अंग है। मतलब जो काम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के द्वारा किए जाते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को हाईलाइट करना, ये सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इससे डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत होती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। तो इसलिए सरकार ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। सरकार का देखो तर्क ये भी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रही थी, काफ़ी सारे इश्यूज़ पर एक पक्ष की राय रखकर, खास करके कश्मीर इशू पर जो चीज़ें एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के द्वारा सामने रखी गई, सरकार का मानना है इससे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस कहा जा सकता है, इवन इसे इंडिया के एनमी कंट्रीज़ के पक्ष में कहा जा सकता है। तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई ऐसी संस्था जिसको दूसरे देशों से फंडिंग मिले और वो इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करें। दूसरी तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये कहना है, हमें देखो जो भी फंडिंग मिलती है हम लीगल वे में फंडिंग हासिल करते हैं, इलीगल वे में हम फंडिंग नहीं हासिल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, क्या सिर्फ इंडिया ऐसा देश है जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने काम करना बंद किया है? इसका आंसर है नो। देखो समय समय पर जैसा हमने डिस्कस किया, एमनेस्टी इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट्स, टॉर्चर संबंधित, एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, रिफ्यूजी राइट्स, ये सब इश्यूज एमनेस्टी इंटरनेशनल उठाता रहता है। तो इस वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल का टकराव हो जाता है काफ़ी देशों की गवर्नमेंट्स के साथ। लेकिन ज़्यादातर बार एमनेस्टी इंटरनेशनल का टकराव होता है ऑथोरिटेरियन रेजीम्स के साथ, जैसे रशिया में भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने काम करना बंद कर दिया था। बट इंडिया तो डेमोक्रेसी है, इंडिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम करना बंद करना ये इंडिया के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के लिए धक्का है, क्योंकि इंडिया रशिया की तरह ऑथोरिटेरियन रेजीम नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है, क्या ये बैन जस्टिफाइड है? आर्टिकल में कहा जाता है नो। देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो काम करता है इससे ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, क्योंकि काफ़ी बार एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा वल्नरेबल सेक्शंस की आवाज़ उठाई जाती है जिसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही होती है सरकार के द्वारा। इसके साथ साथ अवेयरनेस भी फैलाई जाती है एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, लोगों को पता लगता है अपने राइट्स के बारे में, वो ज़्यादा अवेयर होते हैं। जबकि देखो जो डेमोक्रेटिक रेजीम्स होते हैं, जैसे इंडिया में जो सरकार है उनको कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना चाहिए, उनको इस प्रकार के एक्टिविज्म से नहीं घबराना चाहिए। अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सरकार के कामकाज को क्रिटिसाइज किया है तो सरकार को मानना चाहिए कि ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। सरकार चाहे तो जवाब दे सकती है, बट ऑपरेशंस में बाधा पहुंचाना, अकाउंट्स फ्रीज करना, ये एक सॉल्यूशन नहीं है। आपको अगर लगता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो बातें कही हैं वो सही नहीं हैं, तो आप भी जवाब दीजिए क्यों आपको लगता है कि इनकी बातें सही नहीं हैं। लास्ट में ये कहा जाता है, वैसे तो देखो आज़ादी के बाद से ही विभिन्न जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति काफ़ी सख्त रही हैं। जैसे इंदिरा गांधी काफ़ी कहा करती थी इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि ये तो फॉरेन कंट्रीज़ का हाथ है, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के इशारे पर काम करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। बट अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट, वो और भी ज़्यादा सख्त है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ। इसका एक एग्जाम्पल है, हाल ही में FCRA एक्ट 2010 में अमेंडमेंट किया गया। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बाहर से फंडिंग लेना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। करना क्या चाहिए? व्हाट नीड्स टू बी डन? देखो इंडिया एक डेवलप्ड और जस्ट नेशन बनना चाहता है, तो
डेमोग्राफिक डिविडेंड, प्रोसीजरल इंस्टीट्यूशंस, ये जो हैं ये हमारी स्ट्रेंथ हैं, इनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट एक्शंस, इकोनॉमिक टूल्स, ये सब सफिशिएंट नहीं है हमारी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करने के लिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करने के लिए, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसके लिए वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी का होना भी जरूरी है। सिविल सोसाइटी की वजह से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स आए हमारे देश में, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। लंबे समय तक सिविल सोसाइटी ने मांग की थी, तब जाके ये आरटीआई एक्ट आया, और आरटीआई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप इससे वाकिफ हो। इसके अलावा मनरेगा, प्राइवेसी राइट्स, जेंडर इक्वलिटी, राइट्स ऑफ सेक्सुअल माइनॉरिटीज़, इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म, इन सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया सिविल सोसाइटी के द्वारा। और एनजीओज आगे भी ऐसा करना जारी रखेंगे। तो उम्मीद ये की जाती है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो अपना डिसीजन पलटेगी और फिर से इंडिया में अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करेगी। और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को स्मूथली काम करने दिया जाए। हाँ, अगर कोई कानून के खिलाफ जाता है तो सर्टेनली उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के द्वारा। चलते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गांधी जी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल में तो गांधी जी के आइडियाज़ को काफ़ी कॉम्प्लेक्स करके दिखाया गया है। हम गांधी जी के आइडियाज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले इस आर्टिकल में सबसे पहले जो मेन पॉइंट निकल के आता है वो ये है, गांधी जी का जो आइडिया है नॉन वायलेंस का, कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है ये आइडिया आइडियलिज्म से संबंधित है। मतलब आइडिया तो अच्छा है, प्रैक्टिकल नहीं है, इसे फॉलो नहीं किया जा सकता। लेकिन राइटर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। राइटर कहते हैं गांधी जी कोई संत तो थे नहीं, ना ही कोई वो रिलीजियस लीडर थे। गांधी जी ओरिजिनल थिंकर थे और वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे। तो गांधी जी ने ये जो आइडिया दिया अपना नॉन वायलेंस का, ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल आइडिया था, रियलिस्ट होप था, ये एक ड्रीम नहीं था। वैसे देखो, गांधी जी ने जब नॉन वायलेंस के आइडिया पर फोकस करना स्टार्ट किया तो इसका इस्तेमाल किया गया एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक डिसेंट को शो करने के लिए। मतलब पब्लिक अगर विरोध करना चाहती है ऐसी सरकार के खिलाफ जो अत्याचार करती है, जो अनजस्ट लॉज हैं, तो नॉन वायलेंस के सहारे से विरोध किया जा सकता है। ये एक टूल बन गया पावरलेस का पावरफुल के अगेंस्ट। वैसे देखो, नॉन वायलेंस एक टूल था कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का और यूनिवर्सल हार्मनी इस्टेब्लिश करने का। बट अब आप ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी के लिए नॉन वायलेंस जो था वो एक मोरल एक्सरसाइज था। गांधी जी इसे सोल फोर्स कहा करते थे। ये एक एथिकल मोड ऑफ कंडक्ट था, मतलब कंडक्ट हमारा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी के लिए एथिकल और पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स सेम थे। मतलब उनका ये मानना था पॉलिटिक्स से अगर आप एथिक्स को अलग करोगे तो ये एक डिजास्टर हो जाएगा। मतलब पॉलिटिक्स में एथिक्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं गांधी जी के आइडियाज़ की रेलेवेंस के बारे में। क्वेश्चन ये उठता है, क्या गांधी के आइडियाज़ आज भी रेलेवेंट हैं या नहीं? तो देखो, ये पता लगाने के लिए पहले हमें गांधी के कुछ आइडियाज़ को डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में रहते हो तो गांधी के बारे में आपको समय समय पे और जगह जगह पे सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। करेंसी पे गांधी की फोटो है। पॉलिटिशियंस गांधी के नाम का इस्तेमाल करते हैं अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए और मोरली अपने आप को राइट साबित करने के लिए। जगह जगह पे हमारे देश में चौराहे पे गांधी की प्रतिमा भी आपको लगी दिख जाएगी। लेकिन गांधी के आइडियाज को इनकलकेट नहीं किया जाता, प्रीच नहीं किया जाता पॉलिटिशियंस के द्वारा भी और आम जनता के द्वारा भी। आम जनता को अब यह लगने लगा है कि गांधी के आइडियाज पुराने हो गए हैं और आज के समय के हिसाब से गांधी के आइडियाज रेलेवेंट नहीं हैं। गांधी के कुछ आइडियाज की हम बात करें तो रिलीजन पे, पॉलिटिक्स में रिलीजन के बारे में गांधी ने क्या कहा? देखो, गांधी ने यह कहा था कि पॉलिटिक्स में रिलीजन होना चाहिए, लेकिन गांधी का मतलब कुछ अलग था। गांधी का मतलब यह था कि हर एक धर्म एथिक्स सिखाता है, अच्छी चीजें सिखाता है। और अगर हर एक धर्म अच्छी चीजें सिखाता है और पॉलिटिक्स में रिलीजन आएगा तो इसका मतलब पॉलिटिक्स में एथिक्स आएगा, पॉलिटिक्स में अच्छी चीजें आएंगी, अच्छा गवर्नेंस चलेगा। लेकिन इस चीज का काफी मिसयूज हुआ। आज पॉलिटिक्स में रिलीजन तो है, लेकिन आज रिलीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है
विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपने वोट बेस को कंसोलिडेट करने के लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि यह धर्म सही है और इनडायरेक्टली उस धर्म के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे धर्म के नाम पे वोट मांगती है। तो देखो, पॉलिटिक्स में जो धर्म का डिवीजन होता है उससे हमारा समाज भी डिवाइड हो जाता है, और इसीलिए विभिन्न जगहों पे दंगे देखने को मिलते हैं या फिर विभिन्न कम्युनिटीज के बीच में विवाद देखने को मिलता है। गांधी ने यह कहा था कि हर कोई इस संसार में, हर कोई सत्य की तलाश कर रहा है, हर एक जो कल्चर है वो अपने हिसाब से सत्य की तलाश कर रहा है। इसीलिए सभी कल्चर्स अपनी अपनी जगह ठीक है और सभी कल्चर्स के बीच में एक डायलॉग होना चाहिए। अगर देखो, एक कल्चर अपने आप को यह मानने लगे कि मेरा कल्चर सही है और दूसरे कल्चर्स खराब हैं, तो कुछ चीजें उस कल्चर में ऐसी होंगी जो खराब होंगी, लेकिन वो चलती जाएंगी। इसीलिए सभी कल्चर्स को आवश्यकता है कि वो दूसरे कल्चर से जो भी अच्छी चीजें हैं उन्हें सीखें, ताकि कोई कल्चर स्टैग्नेंट होकर ना रह जाए, एक ही जगह पर रुक ना जाए, समय के अनुसार जो बुरी चीजें हैं उस कल्चर में वो ना चलती रहे। इसीलिए सभी कल्चर्स के बीच में एक डायलॉग होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने कल्चर को भूल जाएं। इस बात को समझाने के लिए गांधी ने एक घर का एग्जाम्पल लिया। गांधी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के खिड़की दरवाजे पूरी तरह से सील हों, दूसरों के लिए बंद हों, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा घर जगह को छोड़ के, अपने प्लॉट को छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे चला जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है, मतलब यह है कि अपने कल्चर को नहीं भूलना है, लेकिन दूसरे कल्चर से अच्छी चीजें भी लेनी है। उसके बाद बारी आती है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप की। गांधी ने कहा जो लोग अमीर हैं, जो लोग कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया है, तो उनको यह समझना चाहिए कि वो इस धन के ट्रस्टी हैं। उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए गरीब लोगों के लिए। अपने लिए जितने धन की आवश्यकता है उनको लेना चाहिए, बाकी उनके पास जो एक्स्ट्रा धन है उसका यूज करने चाहिए समाज की भलाई के लिए। देखो, ये प्रिंसिपल आज भी रिलेवेंट है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के समय में जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन वो अपने पैसे को दान दे देते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो गांधी के इसी आइडिया से निकल के आता है। उसके बाद बारी आती है ट्रूथ की। देखो, गांधी ने जो हमने अभी डिस्कस किया, सभी लोग सच की तलाश में हैं। ब्रिटिशर्स केस में उन्होंने ये बात कही थी कि ब्रिटिशर्स से हमें नफरत नहीं करनी है। ब्रिटिशर्स को एक्चुअली सच का पता नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं कि हम इंडिया पे राज कर रहे हैं, यही सच है, यही सही है, लेकिन नहीं, ब्रिटिशर्स को सच का नहीं पता था। उन्हें प्यार से समझाया जाएगा, सत्याग्रह के माध्यम से उन्हें सच समझ में आ जाएगा, बाद में वो इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए गांधी ने कहा कि आप पर्सन से नफरत मत करो, किसी से आप नफरत मत करो, उसके आइडिया से आप नफरत करो। तो ये ट्रूथ की बात थी। वायलेंस की बात आती है। गांधी ने नॉन वायलेंस पे फोकस किया, अहिंसा पे फोकस किया। और गांधी का मतलब वायलेंस से सिर्फ फिजिकल वायलेंस से नहीं था। अगर देखो, आज के समय में हम इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा करते हैं, वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये भी एक तरह का वायलेंस है। हम हमारे मन में किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, किसी के बारे में नफरत रखते हैं, यह भी एक तरह का वायलेंस है। तो गांधी के हिसाब से वायलेंस की डेफिनेशन बहुत बड़ी थी। और नॉन वायलेंस का मतलब सिर्फ फिजिकल नॉन वायलेंस नहीं, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो या फिर आप इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि ये नॉन वायलेंस सिर्फ ये है। अगर आप सबको इक्वली प्यार करते हो, सबको रिस्पेक्ट करते हो, तो इस प्रकार के आइडियाज से भी नॉन वायलेंस को प्रमोट किया जा सकता है। तो नॉन वायलेंस का मतलब गांधी के हिसाब से बहुत ज्यादा ब्रॉड था। उसके बाद बारी आती है डिवीजन ऑफ लेबर की। देखो, वर्ना सिस्टम पे काफी विवाद होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी ने वर्ना सिस्टम को सपोर्ट किया। नहीं, गांधी ने सपोर्ट किया डिवीजन ऑफ लेबर को। गांधी ने कहा सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए लेबर का डिवीजन होना चाहिए। एक निश्चित रूप से मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये पर्सन ये काम करेगा, दूसरा पर्सन ये काम करेगा। लेकिन होता क्या है, कई बार कोई पर्टिकुलर लेबर को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, जैसे फिजिकल लेबर को या फिर जो लोग मजदूरी करते हैं उनको समाज में प्रॉपर रूप से रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। तो इसीलिए गांधी ने एक बात कही थी कि सबको जीवन में कुछ ना कुछ फिजिकल लेबर जरूर करनी चाहिए, कम से कम अपनी रोटी कमाने के लिए। इससे जो लोग मजदूरी करते हैं उनके लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी समाज में। होता क्या है, कई बार जो लोग इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लोग ये मानते हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, और जो लोग मजदूरी करते हैं उनके काम को ठीक नहीं माना जाता। सभी लेबर इक्वली है, वो भी अपने हिसाब से जो लोग लेबर करते हैं ठीक काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम सही है या फिर कोई काम गलत है। इसीलिए गांधी ने वो बात कही थी कि सबको थोड़ा थोड़ा फिजिकल लेबर जरूर करना चाहिए, ताकि उन लोगों की डिग्निटी मेंटेन हो सके जो लोग मजदूरी करते हैं। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट था।
उसके बाद बारी आती है मीन्स एंड एंड्स की। गांधी का देखो कहना यह था कि आप मीन्स को अच्छा रखो, एंड्स खुद ब खुद अच्छा हो जाएंगे। अगर बीज हमने अच्छे बोए हैं तो पेड़ अच्छा पैदा होगा ही। इसका बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल था, नॉन वायलेंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था गांधी ने संघर्ष के दौरान, जब आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था उस समय। कुछ लोग कहते थे कि वायलेंस की सहायता से जल्दी से आजादी प्राप्त की जा सकती है, तो गांधी ने यह कहा था कि देखो हो सकता है कि वायलेंस की सहायता से जल्दी आजादी मिल जाए, लेकिन आजादी के मिलने के बाद जिस भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं उस प्रकार का भारत का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि मीन्स खराब हैं। अगर हमारे मीन्स अच्छे हैं, अगर हमारा तरीका सही है, तो खुद ब खुद हमारा एंड यानी खुद ब खुद हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। तो मीन्स पे गांधी ने फोकस किया था, हमारा मेथड, हमारा तरीका सही होना चाहिए, रिजल्ट अच्छा आएगा ही। गांधी का यह कहना था। नेक्स्ट आइडिया है स्वराज का। स्वराज से गांधी का मतलब यह था कि हर कोई अपना इंडिपेंडेंट रूलर हो, स्टेट की भूमिका कम से कम होनी चाहिए। अगर देखो स्टेट की भूमिका बढ़ती है तो कुछ लोग जिनके पास में सत्ता है वो मार्जिनाइज सेक्शन का या फिर दूसरी क्लास के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए गवर्नेंस का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हर कोई अपना इंडिपेंडेंट रूलर हो। गांधी ने देखो ओशन वेव थ्योरी दी थी। अभी क्या है, हायरार्किकल गवर्नेंस सिस्टम है, नीचे 3 टियर या फिर नीचे जनता, उसके बाद स्टेट्स, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस प्रकार से हमारा मॉडल है। लेकिन गांधी ने यह कहा कि जो गवर्नेंस होनी चाहिए वो इस प्रकार से होनी चाहिए, ओशन के वेव्स की तरह लोग एक दूसरे को पावर दें। जैसे आपने पानी का कोई झील हो या फिर पानी की कोई बॉडी हो, आप पत्थर मारते हैं तो वेव्स किस प्रकार से जाती हैं, इस प्रकार से वेव्स जाती हैं। एक वेव दूसरे वेव को धक्का देती है, मतलब धक्का मत मानिए इसको, एक वेव दूसरे वेव को पावर देती है, एनर्जी देती है। उसी प्रकार से ओशन वेव मॉडल में एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंपावर करेगा, पावर देगा। लेकिन हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है, कुछ लोग तो एलिट बन जाते हैं, उनके पास बहुत सारी पावर इकट्ठा हो जाती है और वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। अभी देख लीजिए आप, हमारे देश में कुछ लोगों के पास हमेशा पावर रहती है, कोई भी पार्टी की सत्ता हो और उनके पास पावर रहती है और वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए और ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए। यह मॉडल गांधी को पसंद नहीं था, गांधी को स्वराज पसंद था। हर कोई पर्सन अपना खुद पे रूल करे, कोई दूसरा पर्सन उसको एक्सप्लॉइट ना करे। तो देखो अब ये सारे आइडियाज हमने डिस्कस किए गांधी के। क्वेश्चन ये उठता है, क्या गांधी के आइडियाज आज भी रिलेवेंट हैं या नहीं? हमारे देश में तो देखो गांधी के आइडियाज को अब कम प्रीच किया जाता है, लेकिन दूसरे देशों में गांधी के आइडियाज का लगातार सम्मान होता जा रहा है, यानी गांधी के आइडियाज के लिए सम्मान बढ़ रहा है दूसरे देशों में, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, दलाई लामा हो या फिर मार्टिन किंग लूथर हो। इन सब ने गांधी के आइडियाज का यूज किया अपने आंदोलन के लिए। इवन अभी जो अरब स्प्रिंग हुई, मिडिल ईस्ट में जो रेवोल्यूशन आई, वहां पे भी गांधी के आइडियाज का यूज किया गया। तो वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में गांधी के आइडियाज का चलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे देश में गांधी के आइडियाज का चलन घट रहा है। लेकिन गांधी के आइडियाज आज भी रिलेवेंट हैं। कैसे? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने बात की, कैसे वो थ्योरी रिलेवेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप के लिए। स्वराज का कंसेप्ट आज भी रिलेवेंट है। अब तो देखो स्टेट के पास बहुत ज्यादा टूल्स हैं। डेटा का आप एग्जांपल ले सकते हो, डेटा की सहायता से किस प्रकार से स्टेट सिटीजन्स को मॉनिटर कर सकता है और उनके डेटा का मिसयूज कर सकता है अपने फायदे के लिए। तो उस हिसाब से गांधी का जो कंसेप्ट था स्वराज का, हर कोई पर्सन अपना खुद का इंडिपेंडेंट रूलर हो, एस ओशन वेव जो थ्योरी थी वो आज भी रिलेवेंट है। उसके बाद वायलेंस की आप बात कर लीजिए, किसी भी एस्पेक्ट में फिजिकल वायलेंस की आप बात कर लीजिए, विभिन्न देशों में टेररिज्म से किस प्रकार से वायलेंस का यूज किया जा रहा है लोगों को डराने के लिए या फिर सत्ता हथियाने के लिए। तो गांधी का नॉन वायलेंस कंसेप्ट इस एस्पेक्ट में आज भी रिलेवेंट है। आप इन्वायरमेंट के कंसेप्ट में देख लीजिए, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो गांधी का जो कंसेप्ट था कि आप इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान मत पहुंचाइए, बहुत ज्यादा पोल्यूशन मत कीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट मत कीजिए, वो बात आज भी रिलेवेंट है। उसके बाद आप बात कर लीजिए रिलीजन की, पॉलिटिक्स में रिलीजन की। देखो गांधी का आइडिया बिल्कुल सही था कि पॉलिटिक्स में रिलीजन होना चाहिए, रिलीजन का मतलब गांधी का एथिक्स से था, लेकिन पॉलिटिशियंस ने मिसयूज किया गांधी के इस आइडिया का। रिलीजन का इस्तेमाल किया गया राजनीति में लोगों को एकजुट करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को डिवाइड करने के लिए और वोट हासिल करने के लिए। तो गांधी का आइडिया तो अच्छा था, लेकिन उसे मिसयूज किया गया, इसीलिए वो गलत डायरेक्शन में चला गया। पॉलिटिक्स में धर्म को यूज करने की जो बात थी। उसके बाद कल्चर की आप बात कर लीजिए।
अगर देखो हमारे कल्चर ने दूसरे कल्चर से ना सीखा होता तो आज भी हमारे देश में सती प्रथा चल रही होती। हमने दूसरे कल्चर से सीखा किस प्रकार से सती प्रथा गलत है, वुमन के अगेंस्ट में है, तो इसीलिए हमने सती प्रथा को हम हमारे देश से खत्म कर पाए। हालांकि और भी बहुत सारे रीजंस हैं क्यों हम सती प्रथा को खत्म कर पाए, लेकिन अगर एक कल्चर दूसरे कल्चर से अच्छी चीजें सीखता है तो वो बिल्कुल सही है, जब तक कि पर्सन अपने कल्चर को पूरी तरह से ना भूले। अपने कल्चर को नहीं भूलना है, लेकिन दूसरे कल्चर से अच्छी चीजें भी सीखनी है। उसके बाद मीन्स एंड एंड्स की बात आती है। वो बात आज भी रिलेवेंट है, वो कंसेप्ट आज भी रिलेवेंट है। गांधी ने कहा था कि आपके मीन्स अच्छे होने चाहिए, एंड्स अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो आज के समय में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के समय पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या फिर किसी दूसरी आइडेंटिटी के नाम पे समाज को बांटने की कोशिश करते हैं वोट हासिल करने के लिए। वो ये सोचते हैं कि एक बार इलेक्शन ठीक हो जाए हम बाद में सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्शन तो वो जीत सकते हैं, लेकिन बाद में समाज डिवाइड हो जाता है। जो इंडिया का आइडिया है आप उसे ही अब खराब कर दोगे, फिर बाद में आप क्या इंडिया को ठीक करोगे। तो ये आइडिया जो था गांधी का, मीन सच्चा होना चाहिए। अगर आपको इलेक्शंस जीतने हैं, अगर आप देश के लिए काम करना चाहते हो, अगर आप समाज के लिए काम करना चाहते हो, तो आपके मीन्स भी सही होने चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, रिजल्ट अपने आप सही आएगा। तो ये हमने गांधी के कुछ आइडियाज पे बात की जो आज भी रेलेवेंट हैं। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया गांधी के आइडियाज के बारे में, और ये आर्टिकल कवर होगा जीएस पेपर 4 के कंट्रीब्यूशंस ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। एथिक्स के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। जीएस पेपर 1 में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे गांधी को कंपेयर करो अंबेडकर से या फिर गांधी को कंपेयर करो नेहरू से। उस समय में भी ये जो आइडियाज हमने डिस्कस किए वहां पे काम आ जाते हैं लिखने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।